Class 8th, Chapter 1, Video 2. Dutch in India. The Dutch were residents of Holland. अब यहाँ पर डच लोगों का आना भी इंडिया में शुरू हो गया, जो कि हॉलैंड से थे. हॉलैंड एक देश है अलग. The Dutch East India Company was formed in 1602 in Holland for trading with India. अब सोचिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई जो दूसरे देश की थी, जिसको अधिकार दिया गया था इंडिया में व्यापार करने का सन 1602 में. इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया, कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज बिटवीन डच एंड द पोर्तुगीज इन द पोर्तुगीज वर डिफीटेड. अब यहाँ पे देखिए, इंडिया में पहले से ही पोर्तुगीज लोगों का कब्जा था. अब उन्हें व्यापार करना था अगर, तो डच लोगों को पोर्तुगीज के साथ लड़ाई करनी पड़ी, जिसमें अंत में पोर्तुगीज हार गए. सून आफ्टर डच एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग हाउस इन द कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. अभी तक पोर्तुगीज लोग समुद्र के किनारे ही व्यापार कर रहे थे, लेकिन डच लोगों ने गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे भी कब्जा कर लिया. देयर फर्स्ट फैक्ट्री केम अप एट मछलीपट्टनम. मछलीपट्टनम में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी. अब फैक्ट्री बनाने से क्या फ़ायदा होगा? मजदूर मिलेंगे, सस्ता माल मिलेगा और जल्दी जल्दी काम होगा. द डच ट्रेडेड चीफली इन स्पाइसेस, इंडिगो, रॉ सिल्क, लेड, राइस एंड ओपियम. अब यहाँ देखिए, डच लोग जो थे वे व्यापार किस क्षेत्र में करते थे? ओपियम मतलब अफीम, राइस मतलब चावल, लेड मतलब एक प्रकार की धातु, रॉ सिल्क मतलब कच्चा रेशम, इंडिगो एक प्रकार का कलर या कुछ और चीज़ें होंगी, स्पाइसेस मतलब मसाले. आपको मसाले तो मालूम है ना? मसाले मतलब हल्दी, मिर्ची, धनिया, काली मिर्ची, लौंग, ये सब बाहर के देशों में नहीं मिलती थी. द मेन डच फैक्ट्री वाज एट पुल्लिकट वेयर दे मिंटेड गोल्ड कॉइन्स पगोडा. अब यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने व्यापार करने के लिए अपनी खुद की करेंसी गोल्ड की, जैसे हमारे पास सिक्के चलते हैं वैसे उनमें गोल्ड के सिक्के, जिसको पगोडा बोला जाता है, पुल्लिकट में शुरू कर दिए. डच इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स एज करेंसी इन इंडिया नोन एज पगोडा. अब हर जगह की करेंसी तो चल नहीं सकती. जैसे कि इंडिया के पैसे नेपाल या अपने पाकिस्तान में चल नहीं सकती, या पाकिस्तान की चीज़ें यहाँ नहीं चल सकती, या अमेरिका के डॉलर्स यहाँ नहीं चल सकते. लेकिन सोना ऐसी चीज़ है जो दुनिया में हर जगह चल सकता है, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती. तो उन्होंने गोल्ड कॉइन सबसे पहले बनाया, उसका नाम दिया पगोडा. द एंट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रूव्ड टू बी ए फैटल ब्लो टू द डच कंपनी इन इंडिया. अब लेकिन डच कंपनी को भी मात देने के लिए ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है. अब उन्होंने डच को यहाँ से भगा दिया. इंग्लिश एंड डच फाउट ए बैटल एट बेदारा इन 1759 in which Dutch were defeated and lost their forces and their trade received a major setback. अब यहाँ पे देखिए, डच लोगों ने जो व्यापार शुरू किया था और उनकी जो फोर्सेस थी वो हार चुकी थी, और 1759 में बदारा में पहली बार इंग्लैंड के लोगों की और डच लोगों की लड़ाई हुई थी. Dutch were defeated and lost their forces and their trade received a major setback. Slowly the influence of the Dutch East Company came to an end in India. आखिरकार डच कंपनी जो है वो अंत में भारत से चली गई. द इंग्लिश इन इंडिया. अब यहाँ पर इंग्लैंड की कंपनी आ गई, जिसको बोलते ईस्ट इंडिया कंपनी. Like other European nations, English were also keen to have trade relations with India. दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ में या दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इंग्लैंड के लोग भी यही चाहते थे कि भारत के साथ व्यापार किया जाए. द लीडिंग कैपिटलिज्म इन ब्रिटेन फॉर्म्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 दिसंबर 1600. अब देखिए, द लीडिंग कैपिटलिस्ट इन ब्रिटेन फॉर्म्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 दिसंबर 1600. अब ब्रिटेन के जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी. अब ये लोग इंडिया में व्यापार कर सकते थे. वो कब शुरू हुआ? 13 दिसंबर 1600 में उस कंपनी की नींव रखी गई. क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड इश्यूड ए चार्टर प्रोवाइडिंग 15 ईयर्स मोनोपोली इन ट्रेडिंग. अब सोचिए, भारत के साथ व्यापार करना है
तो उसकी परमिशन 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन से मिल गई और वो अब केवल अकेला ही राज कर सकते थे, अकेला ही बिजनेस कर सकते थे। सोचिए, देश हमारा, चीज़ हमारी, सामान हमारा, लेकिन व्यापार करके कमा कौन रहा है? ब्रिटिश। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप कंटेन्ड बाय हॉकिंस रीच इंडिया इन 1608 ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। अब जिस समय पहला ब्रिटिश जहाज व्यापार करने के लिए इंडिया पहुंचा, उसमें कौन थे? हॉकिंस नाम के व्यक्ति थे। उस समय राज किसका था? जहांगीर नाम के मुगल शासक का। द फ्रेंच इन इंडिया, अब यहाँ देखिए ब्रिटिश के साथ फ्रेंच भी आ चुके थे। द इंडो ओरिएंटल कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1664 इन फ्रांस फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया। अब फ्रांस में भी एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम दिया गया था इंडो ओरिएंटल कंपनी। ये भी इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए यहाँ पर आई। ए फ्रेंच डेलीगेशन अंडर फ्रांसिस कैरन सेट आउट फॉर इंडिया इन 1667, और 1667 में एक व्यक्ति था फ्रांसिस कैरन, उसके अधीन कुछ लोग आए थे फ्रांस के यहाँ पर व्यापार करने के लिए। एंड दे एस्टाब्लिश देयर फर्स्ट फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत इन 1668। अब सूरत जो है गुजरात तरफ है, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग सेंटर या व्यापार केंद्र बना लिया। उसके बाद क्या हुआ? देयरफॉर द फ्रेंच सेट अप ट्रेडिंग सेंटर्स एट मछलीपट्टनम इन 1669, एट पौंडीचेरी इन 1673 एंड ए चंद्रानगर इन बंगाल बिटवीन 1690 एंड 92। अब यहाँ देखिए 1992 में बंगाल में, 1673 में पौंडीचेरी में, 1669 में मछलीपट्टनम में उन्होंने अपने सेंटर्स बना लिए व्यापार करने के लिए। द फ्रेंच कंपनी बिल्ड फोर्ट लुइस एट पौंडीचेरी फॉर वार डिफेंस। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर व्यापार करना है तो लड़ाई झगड़ा भी होगा, तो उसके लिए उन्होंने अपना एक किला भी बना के रखा था। दे फोकस्ड ओनली इन मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग इन इंडिया। वह केवल ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके इंडिया से। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स टुक डिसिसिव स्टेप्स। अब यहाँ पे देखिए डिसीजन लेने के लिए एक फ्रेंच गवर्नर आया, उसका नाम था डुप्लेक्स। डुप्लेक्स एफोर्ट टू स्ट्रेंथन फ्रेंच होल्ड इन इंडिया स्टार्टेड राइवलरी विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी and the French had to suffer defeat in the war and ultimately they started packing up from India। अब यहाँ देखिए एक बहुत बड़ी घटना हो गई। जो फ्रेंच थे उसका जो गवर्नर था डुप्लेक्स, उसने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे हमला कर दिया, उसके साथ दुश्मनी कर ली और आखिरकार वो हारे गए और फ्रेंच लोगों को इंडिया से वापस जाना पड़ा। आखिरकार देखा जाए तो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में राज करने के लिए या व्यापार करने के लिए रह गई। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब भारत में पहले से मुगल एम्पायर था, मुगलों का राज था, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश कंपनी यहाँ पावर में आई, उनके पास पैसा आया, उनके पास हथियार आए, तो मुगलों का राज खत्म होने लगा। द मुगल एम्पायर्स was established by बाबर in 1526। 1526वीं शताब्दी में बाबर ने मुगलों का राज इंडिया में कायम किया था। इट गेन्ड स्टेबिलिटी अर्नड फेम एंड बिकम पावरफुल बाय द एफर्ट ऑफ अकबर बिगेन टू डिसइंटीग्रेट आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगजेब। अब यहाँ देखिए कि बाबर ने क्या किया? नाम कमाया, पावर कमाई और बड़े बड़े राज्य स्थापित किए और आखिरकार अकबर ने क्या किया? मुगलों का एक छत्र राज कायम किया। लेकिन औरंगजेब नाम के राजा के बाद, मरने के बाद, वहाँ पर जो राज्य थे वो छोटे छोटे राज्यों में बिखर गए। द सक्सेसर्स वर एट वॉर टू एक्वायर द थॉर्न ऑफ मुगल एम्पायर। अब ये छोटे छोटे राज्य जो थे हमला करने लगे मुगल एम्पायर पे कब्जा करने के लिए। द क्लेमेंट्स ऑफ थॉर्न टुक हेल्प फ्रॉम चिफ्टियंस ऑफ द एम्पायर। अब यहाँ पे देखिए कि जो बड़े बड़े राजा थे जो मुग़ल एम्पायर पे कब्ज़ा करना चाहते थे, उन्होंने बड़े बड़े सरदारों की मदद से वहाँ हमले करना शुरू कर दिए। कॉन्स्टेंटली मुग़ल एम्परर्स हैड टू कंसीड टू द डिमांड्स ऑफ द चिफ्टियंस एंड अमीर्स। अब यहाँ देखिए मुग़ल एम्पायर जो थे, मुग़ल राजा जो थे, वो धन के लिए किस पर आश्रित थे? बड़े बड़े सेठ,
या बड़े बड़े नगर के लोग थे। अब वो ही लोग दूसरों के साथ हो गए तो बेचारा राजा क्या करेगा। द लेटर मुगल एम्परर्स वर सिंपल पपेट रूलर इन देयर हैंड। आप देखिए जो बड़े बड़े लोग थे जिनका रुपया पैसा ज़्यादा था, अब मुगल एम्परर उनके गुलाम जैसे बन गए या फिर उन्हीं की बात सुनने लगे। दे कुड नॉट चेक द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, और आखिरकार राजा ही अपने एम्पायर को, अपने राज्य को बचा नहीं पाए। ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग फेस ऑफ मुगल एम्पायर सेवरल स्टेट लाइक बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, द रीजन फ्रॉम पुणे टू ग्वालियर हेडेड बाय द मराठाज, मैसूर एंड कर्नाटका बिकम फुली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ देखिए इस लड़ाई में क्या हुआ कि मुगल एम्पायर अब ख़त्म होता जा रहा था। यहाँ पर कुछ जगह थी बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर और पुणे की और से लेके ग्वालियर तक की जगह जो थी, वहाँ पर आप देखेंगे वो सब की सब फुली इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, खुद एक राज्य बन चुकी थी। यहाँ मराठा, मैसूर और कर्नाटक का राज्य जो था अलग अलग हो चुका था। दीज स्टेट्स ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। यहाँ जितने राज्य आपको बताए गए हैं, मराठा, मैसूर, कर्नाटका, इन्हीं लोगों की वजह से मुगल एम्पायर यहाँ पर ख़त्म हो गया। अटैक्स फ्रॉम रूलर लाइक नादिर शाह ऑफ ईरान, अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली साउंडेड द डेथ नेल फॉर द मुगल एम्पायर। अब यहाँ देखिए बाहर के जो शासक थे, जैसे नादिर शाह ईरान का था, और अफ़गान रूलर अहमद शाह अब्दाली, अफ़गानिस्तान से मान लीजिए अफ़गान का आदमी था अहमद शाह अब्दाली। अब ये लोगों ने आकर मुगल एम्पायर को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। द ब्रिटिश टुक फुल एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिटिकल कायोस एंड क्राइसिस। अब यहाँ देखिए भारत में कोई भी एक शक्ति नहीं बची थी जो इंडिया की पॉलिटिक्स को बचा सकती या देश को बचा सकती, क्योंकि यहाँ देश तो था ही नहीं, छोटे छोटे राज्य थे। तो इसी बात का फ़ायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया एंड बिजनेस राइवलरी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार तथा व्यापार में दुश्मनी। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड अंडर ए 15-year चार्टर इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन ऑन 31 दिसंबर 1600 फॉर ट्रेड विथ इंडिया। अब देखिए 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी से परमिशन मांगी थी कि 15 साल तक वो वहाँ पे राज करेंगे। 31 दिसंबर 1600 में ये कंपनी बनी थी, तो मान के चलिए कि 1600 से 1615 तक उनको राज करना था। एंड द ईस्टर्न कंट्रीज़, और किस किस के साथ राज कर सकती थी, किस किस के साथ व्यापार कर सकती थी, इंडिया के साथ और ईस्टर्न कंट्रीज़ में है चाइना है, जापान है, ये और भी देश हैं आसपास, ये सब इंडिया के आसपास के देश थे। द चार्टर आल्सो एम्पावर्ड द कंपनी टू वेज वॉर, साइन पैक्ट, एनेक्ट लॉज एंड पनिश दोज हु अटैक द कंपनीज मोनोपोली। अब यहाँ देखिए चार्टर मतलब कि जो साइन किया हुआ जो हलफनामा था, साइन किया हुआ जो एग्रीमेंट था, वो गवर्नमेंट ने किसको दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इसके द्वारा क्या कर सकती थी, वॉर, युद्ध कर सकती थी, साइन पैक्ट, दूसरों से साइन करवा सकती थी, एनेक्ट लॉज और कुछ कानून बना सकती थी, एंड टू पनिश दोज हु अटैक द कंपनीज मोनोपोली, और जो भी कंपनी को रोकेंगे उन पे हमला करने की परमिशन उन्हें मिल गई थी। मतलब पहले वो व्यापार करने आए थे लेकिन अब वो अधिकार करने लगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय फ्यू ब्रिटिश कैपिटलिस्ट फॉर जॉइंट ट्रेड। अब एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटिश की, बहुत सारे अमीर अमीर लोग थे, व्यापारी लोग थे, उन्होंने मिलकर बनाई थी। द प्राइम एम ऑफ द कंपनी वॉज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। शुरुआत में तो उनका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा कमाई, लेकिन बाद में क्या हुआ, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अर्निंग प्रॉफिट बाय हुक और क्रुक वाज राइट। अब ब्रिटिश क्या समझते थे, जैसे भी हो हमें व्यापार करना है और व्यापार से प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। इवन लूट एंड वॉर वर कंसिडर्ड राइट बाय द ब्रिटिश टू फुलफिल द नीड ऑफ बिजनेस, एंड ऑफ द बिजनेस। और आखिरकार उनका ये मकसद हो गया कि भले हमें लूट करना पड़े या जंग करनी पड़े, हम लूट के माल को भी अपना बिजनेस ही समझेंगे। द कंपनी बाय एक्वायरिंग मीन्स ऑफ लूट एंड ट्रेड फिल्ड देयर कॉफर बियॉन्ड कैपेसिटी। अब देखिए उन्होंने लूट करना शुरू कर दिया और ट्रेड करना भी शुरू कर दिया, और कोई उनके अलावा ट्रेड नहीं कर सकता था, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ गया। द कंपनी आल्सो हैड पॉलिटिकल एम्बिशंस अलॉन्ग विथ कंसोलिडेटिंग इट्स होल्ड ओवर ट्रेड। अब कंपनी जो थी उसका मुख्य उद्देश्य तो ट्रेड करना था ही, लेकिन अब उसने देखा कि यहाँ पे इंडिया की पॉलिटिक्स जो है
पूरी तरह बर्बाद है या बिखरी हुई है, तो उनका मकसद अब पॉलिटिकल भी हो गया। द ब्रिटिश हैड एनालाइज द पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडिया। इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में उन्हें बहुत कुछ पता चला। दे थॉट दैट एक्वायरिंग पॉलिटिकल पावर वुड बी प्रॉफिटेबल टू देयर ट्रेड। उनको लगा कि अगर पॉलिटिक्स पे हमने कब्जा कर लिया तो यहाँ पर व्यापार करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड सून दे हैड स्टार्टेड टू वर्क टू अचीव दिस गोल। और उन्होंने इस चीज़ के लिए काम करना शुरू कर दिया।